Assalamu alaikum, dear students. Hope so you all are fine. And today we are going to talk about the very interesting topic which is known as coherence. So coherence क्या होती है, हम इसके बारे में बात करेंगे. And then types of coherence. Okay, मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे अपना टॉपिक जिसका नाम है coherence. Okay. कोहेरेंस का नाम सुनते ही आपको कुछ ना कुछ आइडिया होगा, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट्स हैं और जो इंट्रोडक्शन टू लेज़र वाला इस दफ़ा कोर्स पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स बीएस फिज़िक्स में या अदर सब्जेक्ट्स में जहाँ माइनर्स में वहाँ पढ़ रहे हैं, तो उसमें ये कोहेरेंस वाला जो टॉपिक है ये टू मच इम्पोर्टेंट है और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है. सो कोहेरेंस क्या होती है? मिसाल के तौर पे अगर आपके पास दो लाइट वेव्स हैं, ओके, ओके, दिस वन एंड लेट मी इरेज एंड हियर ये. अच्छा, ये मैंने दो लाइट वेव्स ड्रॉ की हैं यहाँ पे. अब आपने ये देखना है, आपको क्रस्ट और ट्रफ का भी पता है, ठीक है. ये इसके क्या होते हैं, ये क्रस्ट है, ये भी क्रस्ट है, ये इसका ट्रफ है और ये इसका ट्रफ है, ये इसका क्रस्ट है और ये इसका क्रस्ट है. कोहेरेंस क्या होती है? Two or more light waves which have same phase. अब फेज क्या है कि जहां से ये स्टार्ट हो रही है वहां से ये स्टार्ट हो रही है, जहां पे ये एंड हो रही है वहां पे ये एंड हो रही है, और ड्यूरिंग द ट्रेवल इनका फेज भी सेम है. ये बिल्कुल, ये देखें, सेम जैसे ट्रेन की पटरी सेम जाती है, ये बिल्कुल वैसे ही सेम मूव कर, ये देखें सेम मूव कर रहे हैं. सेम मूव करते हुए इनकी फ्रीक्वेंसी सेम, इनका एम्पलीट्यूड सेम और इनकी वेवलेंथ भी सेम रहती है. सो इन लाइट वेव्स को हम क्या कहते हैं? कोहेरेंट कहते हैं. और इस प्रॉपर्टी को जो इनको कोहेरेंट करती है उसी को हम कोहेरेंस कहते हैं, ठीक है. टू आर मोर लाइट वेव्स विच हैव सेम फेज. वो फेज जो है वो जीरो भी हो सकता है, वो कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है. कांस्टेंट फेज एंड सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम वेवलेंथ, तो उन्हें हम कहते हैं कि ये कोहेरेंट लाइट वेव्स हैं. और फिर इसी प्रॉपर्टी को हम कोहेरेंस कहते हैं, ठीक है. अगर मैं मिसाल के तौर पे आपको ये कहता हूं, एक मेरे पास लाइट वेव ये है, ओके, और एक मेरे पास लाइट वेव ये है, तो क्या इनका फेज सेम है? इनका फेज बिल्कुल सेम नहीं है, ये तो बिल्कुल अपोजिट है. सेम फेज होता है जहां पे क्रस्ट है वहां पे क्रस्ट, जहां पे ट्रफ है वहां पे ट्रफ, जहां पे क्रस्ट वहां पे क्रस्ट. यहाँ तो वो चीज ही नहीं है. तो कोई भी एक चीज अगर वो डिफरेंट है, सेम नहीं है, तो वो कोहेरेंस की प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करेगा, ठीक है. तो कहीं भी आप जब देखेंगे कि कोहेरेंस जो है वो वहां पर होगी जहां पे फेज सेम होगा, जहां पे जो है फ्रीक्वेंसी सेम, एम्पलीट्यूड सेम, वेवलेंथ सेम, ये सारी प्रॉपर्टीज जो दो वेव्स, दो या दो से ज्यादा वेव्स जो ओबे करती हैं या लाए करती हैं उन पे ये प्रॉपर्टी, तो वहां पर कोहेरेंस होती है. और वो लाइट वेव्स, तो ये क्या है? ये कोहेरेंट है लाइट वेव्स, और ये क्या है? इनकोहेरेंट. ओके, ये कोहेरेंट है और ये इनकोहेरेंट. अब आपको कोहेरेंट लाइट वेव्स और इनकोहेरेंट लाइट वेव्स में डिफरेंस पता चल गया. ये इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि आगे जाके आपको आसानी होगी समझने में. सो ये था इंट्रोडक्शन कोहेरेंट और इनकोहेरेंट लाइट वेव्स का. ओके, अब हम बात करने जा रहे हैं इसकी टाइप्स. We are going toward the types of coherence. First one is temporal coherence.
and the second one is spatial coherence. Okay, I will talk firstly about temporal coherence. अच्छा, मैंने पीछे एक बात आपको बताई, कोहेरेंस। अच्छा, जितनी कोई लाइट कोहेरेंट है, मतलब उसका फेज सेम है, उसकी फ्रीक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है, और उसमें उसका फेज और ये चीज़ें जो मैं प्रॉपर्टीज बताई वो सेम है, तो वो क्या है, उसका कोहेरेंट टाइम ज़्यादा होता है। उसका कोहेरेंट टाइम जब ज़्यादा होता है, उसकी कोहेरेंट लेंथ ज़्यादा होती है। अब कोहेरेंट लेंथ क्या है और कोहेरेंट टाइम क्या है, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास एक ग्राउंड स्टेट है एनर्जी की, और ये मेरे पास एक्साइटेड स्टेट है, और यहाँ पे मेरे पास जब ग्राउंड स्टेट है तो कोई मैं जब यहाँ पे सोर्स के थ्रू लाइट यहाँ पे फॉल करवाता हूँ तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा और जाएगा एक्साइटेड स्टेट। और आपको ये पता है कि यहाँ पर जाने के बाद ये हमारे पास है ग्राउंड स्टेट, और ये हमारे पास है एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद इलेक्ट्रॉन वहां पे ज्यादा टाइम स्टे नहीं करता, थोड़ा टाइम ठहरता है। वो टाइम होता है 10 raised to the power -8 सेकेंड। फिर वो जब वापस आता है तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, इन द फॉर्म ऑफ लाइट कह लें, तो वो उसकी एक वेव बनती है। अब मैं कहता हूं एक इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, ठीक है, तो उसकी एक वेव बनी, मिसाल के तौर पे कह लें कि ये वेव बनाई है उसने, ठीक है, एंड वी डोंट नो कि कितने इलेक्ट्रॉन्स यहां से एक्साइटेड स्टेट में गए हैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स कम बैक कर रहे हैं एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में, और कितनी वेव्स बन रही हैं हम नहीं जानते। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन आया, उसकी ये वेव बन गई, दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, उसकी वेव ये बन गई, ठीक है, फिर तीसरा कोई इलेक्ट्रॉन आया, उसकी ये वेव बन गई, ठीक है, इसको ना हम कोहेरेंट रखते हैं, ठीक है, ठीक है, मतलब डिफरेंट उनकी जो है ना अपनी अपनी एक वेव बन गई, ठीक है। अच्छा, यहां पे बात समझने वाली है, कोहेरेंट टाइम क्या होता है। ये जो लेंथ है ना इतनी, ये जो इतना एरिया है, इस दौरान में इतने टाइम में आपकी वेव कोहेरेंट रही है, सेम फेज है, सेम फ्रीक्वेंसी है, सेम वेवलेंथ है, तो इस दौरानिये को कोहेरेंट टाइम कहते हैं कि इतने टाइम में आपकी वेव कोहेरेंट रही है, उसी को हम कोहेरेंट टाइम कहते हैं। वो टाइम इंटरवल जिसमें आपकी वेव कोहेरेंट रहती है उसे कोहेरेंट टाइम कहते हैं। और डेफिनेटली जब आपके पास ये कोहेरेंट टाइम इतने टाइम में, तो जो जितनी दूर तक या जितने पाथ के लिए या जितनी लेंथ में आपकी वेव ने ट्रेवल किया है उसको हम कोहेरेंट लेंथ कहते हैं। अब मिसाल के तौर पे यहां से लेके यहां तक ये वेव ने जो ट्रेवल किया है, यहां से लेके यहां तक, ये इसकी कोहेरेंट लेंथ है। ये इसकी क्या है, कोहेरेंट लेंथ है। और जो टाइम लगा है इसको फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी पहुंचने के लिए, वो इसका कोहेरेंट टाइम है, ठीक है। तो यहां पे मैं कहता हूं इसका टाइम t1 है, इसका टाइम t2 है, इसका टाइम t3 है, ठीक है, डिफरेंट टाइम से जा रही हैं। तो मैं अब यहां से अब कहानी स्टार्ट होने लगी, डेरिवेशंस आएंगी, फिर रिजल्ट्स आएंगे, और रिजल्ट्स बड़े इसके शानदार रिजल्ट्स आएंगे, उनसे हमें बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। अच्छा, और एक और बात कि जो टेम्पोरल कोहेरेंस है और जो स्पेशियल कोहेरेंस है, टेम्पोरल कोहेरेंस हमने दो एक्सपेरिमेंट्स पढ़े हैं, एक हमने माइकलसन इंटरफेरोमीटर पढ़ा है और एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा है। अब ये जो टेम्पोरल कोहेरेंस है ये लाया करती है माइकलसन इंटरफेरोमीटर में, और ये जो स्पेशियल कोहेरेंस है ये आपकी लाया करती है किसमें, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। एंड योर टेम्पोरल कोहेरेंस इज इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, ये इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम होती है,
और ये जो आपकी स्पेशल कोहेरेंस है ये इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेस कह लें या डिस्टेंस कह लें, और टेम्पोरल कोहेरेंस को हम क्या, एक और नाम है जिसका, इसको हम लॉन्गिट्यूडनल कोहेरेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। और जो स्पेशल कोहेरेंस है इसको ट्रांसवर्स कोहेरेंस भी हम बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अब टेम्पोरल कोहेरेंस को मैं डिस्कस करता हूं तो इसमें ये चीज तो आपको समझ आ गई कि यहां से ग्राउंड स्टेट में एक्साइटेड स्टेट में जाता है, फिर वापस आता है तो एक वेव बनती है। अब कहानी यहां से शुरू होने जा रही है। फॉर द रिजल्ट्स ऑफ द टेम्पोरल को, अब मैं टेम्पोरल कोहेरेंस की कह लें कि डेरिवेशन की तरफ जा रहा हूं। तो होता क्या है कि मुझे पता है, अगर मैं कहता हूं कि स्पीड है, स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। अब मैंने वो रेज कर दिया। अच्छा स्पीड क्या है, अब यहां पे मुझे पता है मेरे पास लाइट वेव्स है। लाइट वेव तो स्पीड कौन सी है, स्पीड ऑफ लाइट है, डेफिनेटली मैं यहां पे सी लूंगा। और डिस्टेंस कौन सा है, वही जो वेव एक स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लेंथ, ये डिस्टेंस ही है ना, यहां से यहां तक जाने के लिए डिस्टेंस है, उसी को मैंने कोहेरेंट लेंथ कहा था। तो ये मेरे पास क्या है, कोहेरेंट लेंथ है। और टाइम वही था जो मैंने जिसे डेल्टा टी कहा था जब एवरेज टाइम लिया था। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास डेल्टा टी आ गया, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गया, डेल्टा टी आ गया। अब इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर मैं इसको लिखना चाहूं, इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी, ओके, तो मुझे पता है कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है वो 1 ओवर डेल टी होती है। तो ये डेल टी जो है, अब इसको भी अगर आप और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो इसको यूं लिख सकते हैं। मैं इसको रेज करके उसके नीचे लिख देता हूँ, ये इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी आप उसके नीचे कर लें। यहाँ पे क्या है कि मैं एल सी इज इक्वल टू सी इंटू डेल टी, ये आ गया। अब इसको पुट करेंगे इस इक्वेशन में, क्या होगा, एल सी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय डेल, ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी क्योंकि 1 ओवर डेल्टा टी जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, वो डेल वी होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास नीचे आ जाएगा, ओके। अब इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ में अगर बात करता हूं, इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ, इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ, इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ क्या होगा मेरे पास एक रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है मेरे पास, c इज इक्वल टू म्यू लैम्डा है, ठीक है। c इज इक्वल टू म्यू लैम्डा मेरे पास एक रिलेशन है। अब इस रिलेशन से मैं म्यू चूंकि निकालना है मुझे, यहाँ पे फिर मैं म्यू पुट करूंगा, मेरे पास कोहेरेंट लेंथ की वैल्यू आएगी। तो मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास देखें c मेरे पास म्यू इधर आ जाएगा, म्यू उधर ही रहेगा और ये c डिवाइडेड बाय लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो मेरे पास वेवलेंथ है, अब मुझे तो डेल वी चाहिए, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा। अब डिफरेंशिएट करूंगा इसको विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा। सो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आ जाएगा डेल वी, डेल फ्रीक्वेंसी डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू, ये c है। अब जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस, चूंकि ये मेरे पास c लैम्डा -1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये -1, फिर ये आ जाएगा माइनस c डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। अब डेल्टा लैम्डा को उधर मूव कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय, ये नहीं आएगा, c डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वायर माइनस आ जाएगा और इधर डेल्टा लैम्डा आ जाएगा। अब माइनस को हम क्या करेंगे, माइनस को हम इधर अभी रहने देते हैं। अब ये इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू आई है ना हमारे पास डेल, ये हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, अब इस फ्रीक्वेंसी को हमने पुट करना है यहाँ पे, अब हमने यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है इसमें कैलकुलेशन। तो मैं बड़ा सिंपल क्या है, ये देखें, कोहेरेंट लेंथ लिख लिया आपने, c को लिख लिया।
अब चूंकि ये बटे में है तो आप इसको ऐसे लिख लें, ठीक है, डिवीजन लिख दिया। अब डेल्टा वी की सेम एज इट इज वैल्यू आप ये लिख दें यहाँ पे माइनस, ठीक है, तो ये सी डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वायर और डेल्टा लैम्डा ये आ गया। अब ये जो हमने डिवीजन का साइन, अब इसने मल्टीप्लिकेशन में चेंज होना है क्योंकि वो बटे में है और बटे के नीचे भी एक वैल्यू है, तो ये मल्टीप्लिकेशन में, जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा तो ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएंगी। तो क्या होगा मेरे पास, सी डिवाइडेड बाय, ये माइनस आ जाएगा, सी डेल्टा लैम्डा और ऊपर आ जाएगा लैम्डा का स्क्वायर, सी से कैंसिल, माइनस को हम निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि जो हमारे पास कोहेरेंट लेंथ होती है वो नेगेटिव नहीं होती, वो होती नहीं है, चाहे मॉड लेके कर लें, ऐसे ही देख लें आप, लैम्डा सी, फिर हमारे पास डेल्टा इंटू डेल्टा लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। होप सो यू अंडरस्टैंड। अब यहां से हमें क्या पता चलता है, पता ये चलता है इस रिजल्ट से कि ये जो डेल्टा लैम्डा है ये जितना छोटा होगा आपकी कोहेरेंट लेंथ उतनी ज्यादा होगी, कोहेरेंट लेंथ उतनी ज्यादा होगी। अब डेल्टा लैम्डा क्या है इसको समझते हैं कि डेल्टा लैम्डा क्या है। ओके, अब ये देखें, आपके पास एक वेव है, ठीक है, ये लैम्डा 1 है, ये लैम्डा 2 है और ये आपके पास क्या है, लैम्डा है, इसकी पीक है, ठीक है। तो डेल्टा लैम्डा क्या होता है, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, ये डिफरेंस है, ठीक है। तो डेल्टा लैम्डा जितना कम होगा, मिसाल के तौर पे कि ये जितना कम होगा उतनी कोहेरेंट लेंथ ज्यादा होगी, कि आपका जो डेल्टा लैम्डा है जितना कम होगा आपकी वेव उतनी ज्यादा ट्रेवल करेगी। अब यहां पे एक और आगे चल के हम इसमें क्वालिटी फैक्टर होता है, क्वालिटी फैक्टर कह लें या इसको और कह लें या प्योरिटी फैक्टर। ओके, क्वालिटी फैक्टर या प्योरिटी, ये क्वालिटी फैक्टर और प्योरिटी, या प्योरिटी फैक्टर क्यू से डिनोट करते हैं, लैम्डा डिवाइडेड बाय डेल्टा लैम्डा। अब ये होता है, अब यही वो चीज जो मैंने बताई है ना कि क्यू इज इक्वल टू डेल्टा लैम्डा और लैम्डा, यही चीज, ये लैम्डा और डेल्टा लैम्डा, ये लैम्डा 1 लैम्डा 2 है, तो ये डेल्टा लैम्डा डिफरेंस है। क्वालिटी फैक्टर हमें क्या बताता है, क्वालिटी फैक्टर हमें बताता है कि हमारी वेव कितनी मोनोक्रोमेटिक, कितनी कोहेरेंट है, उसका कोहेरेंस टाइम कितना ज्यादा है, उसकी कोहेरेंट लेंथ कितनी ज्यादा है। यहां पे आप देख सकते हैं, यहां से हमने ये रिलेशन जो निकला था कि यहां पे आपकी कोहेरेंस लेंथ जितनी ज्यादा है आपका कोहेरेंस टाइम उतना ज्यादा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है, जितनी कोहेरेंस लेंथ ज्यादा है उतना कोहेरेंस टाइम ज्यादा होगा आपके पास। अब ये Q क्या है, डेल्टा लैम्डा। अब लैम्डा को जब डेल्टा लैम्डा पे डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब है कि डेल्टा लैम्डा जितना कम है ये बताता है कि लाइट उतनी मोनोक्रोमेट, उतनी कोहेरेंट लाइट है। तो यहां पे मैं अब देखें कि इसको मैं लिख सकता हूं लैम्डा डॉट लैम्डा डिवाइडेड बाय डेल्टा लैम्डा। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा, इसकी जगह पे मैं लिखूंगा Q। अब मैं इसको लिखने जा रहा हूं लैम्डा कोहेरेंस लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा Q। अब समझ आई क्या है ये, कि जितना क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा, मतलब कि डेल्टा लैम्डा कम है, क्वालिटी फैक्टर ज्यादा है। जब क्वालिटी फैक्टर ज्यादा है कोहेरेंट लेंथ ऑटोमेटिकली ज्यादा है। कोहेरेंट लेंथ ज्यादा है तो उसका मतलब होगा कि उसका कोहेरेंट टाइम ज्यादा है, उसका कोहेरेंट टाइम ज्यादा है। ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ वो कहते हैं कड़ी से कड़ी मिलती जा रही है ना। तो जितना ये डेल्टा लैम्डा कम होगा क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा, क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा कोहेरेंट लेंथ ज्यादा होगी, कोहेरेंट लेंथ ज्यादा होगी आपकी वेव का जो कोहेरेंट टाइम है वो भी ज्यादा होगा। समझ आई बात की। अच्छा, उसके बाद एक और रिजल्ट जो हम देखते हैं वो क्या है, रिलेशन बिटवीन मैंने फिर स्पेल गलत लिख दिया,
रिलेशन बिटवीन क्वालिटी फैक्टर Q एंड कोहेरेंट टाइम। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अब यहां पे भी मेरे पास एक रिलेशन है जिसे मैं लिखता हूं इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाय C। ठीक है, अब यहां पे L की वो वैल्यू लिखूंगा, कोहेरेंट जो लेंथ है मेरे पास इसकी वैल्यू मैं लिखूंगा ये वाली। ठीक है, ये वाली वैल्यू लिखूंगा। ओके, अब जब ये वाली वैल्यू लिखूंगा तो आप देखिएगा कि क्या होता है, करंट टा इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा डेल्टा, यहाँ पे आएगा डेल्टा लैम्डा और C आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं लिख सकता हूँ कैसे, लैम्डा डिवाइडेड बाय डेल्टा लैम्डा डॉट लैम्डा डिवाइडेड बाय C। अब ये किसके इक्वल है, ये मेरे पास Q के इक्वल होता है, डू यू नो। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, Q के इक्वल होता है, क्योंकि मुझे पता है ये चीज है, ये Q यहाँ पे पुट करेंगे तो टॉ इज इक्वल टू Q लैम्डा डिवाइडेड बाय C। अब ये लैम्डा बाय C क्या है, हमें पता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है C डिवाइडेड बाय लैम्डा। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, ये लैम्डा बाय C है, ये तो C ओवर लैम्डा, तो 1 ओवर म्यू कर दें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 ओवर लैम्डा बाय C, तो लैम्डा बाय C की जगह पे 1 ओवर म्यू, ये फ्रीक्वेंसी है, इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और ये क्या हमारे पास, ये कोहेरेंट टाइम है। अब यहां से समझे, फिर एक और रिजल्ट आया जिसे हम पहले से पढ़ रहे थे, कोहेरेंट टाइम ज्यादा, अब वो डायरेक्ट रिलेशन बन गया है। कैसा कि जितना क्वालिटी फैक्टर ज्यादा है आपका कोहेरेंट टाइम उतना ज्यादा है। अब तो रिलेशन आ गया ना कि जितना कोहेरेंट टाइम ज्यादा है डेफिनेटली आपका क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा। लेकिन यहां से देखें एक और चीज कि जितनी आपकी फ्रीक्वेंसी की रेंज ज्यादा है आपका कोहेरेंट टाइम उतना कम होगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि नोट्स पे दी हुई हैं, वो अगर आप देखें तो आपको ज्यादा आइडिया होगा। उनको मैं एक दफा पढ़ता हूं आपके सामने कि वो क्या है। ओके, वो कहता है कि similarly pulses are wave packets of waves which have a broad range of frequencies, जिनकी फ्रीक्वेंसी की रेंज ज्यादा होती है। क्या होता है, we will have a short coherence time, मतलब जब ये ज्यादा है आपके पास, फ्रीक्वेंसी की रेंज ज्यादा है, आपका कोहेरेंट टाइम कम होगा, शॉर्टर होगा। अगर ये कम है ये ज्यादा होगा। अब उसमें उसने क्या कहा है कि उसमें आगे उसने एग्जांपल दी, व्हाइट लाइट क्या होता है, उसमें तो फ्रीक्वेंसी की रेंज ही बहुत ज्यादा होती है। व्हाइट लाइट विच हैज ए ब्रॉड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, जो आपके पास क्या होती है, जो आपके पास व्हाइट लाइट होती है उसका तो कुछ ग्राफ भी यूं करके इतनी लंबी रेंज होती है फ्रीक्वेंसीज की। लेकिन लेजर की सेंस में भी तो लेजर की ऐसे होता है, उसमें छोटा होता है, उसका ग्राफ छोटा बनता है फ्रीक्वेंसी का। इन विच वेरीज क्विकली इन बोथ एम्पलीट्यूड एंड फेज, वो एम्पलीट्यूड चेंज होता जाता है, फेज चेंज होता जाता है, चूंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो इस वजह से उसका कोहेरेंट टाइम कम होता है। सिंस इट कॉन्सिक्वेंटली हैज अ वेरी शॉर्ट कोहेरेंस टाइम सो इट इज ऑफन कॉल्ड इनकोहेरेंट। आपकी जो आम लाइट होती है ना, जो आपके कमरों में लगी होती है, ऑर्डिनरी लाइट बल्ब की होती है, तो क्या होता है उसका कोहेरेंट टाइम बहुत कम होता है। ठीक है, उसका कोहेरेंट टाइम बहुत कम होता है। मिसाल के तौर पर आपकी अगर कोई वेव यहां से चली है ना, तो कुछ टाइम बाद वो कह लें कि वो खराब हो जाएगी, उसकी वो कंसिस्टेंसी बरकरार नहीं रहेगी। तो कंसिस्टेंसी जब बरकरार नहीं रहेगी तो वो क्या होगा, वो उसका कोहेरेंट टाइम कम हो जाएगा। तो वो इस वजह से क्या नहीं रहती, इस वजह से वो कोहेरेंट नहीं रहती। अच्छा, एक दो और एग्जांपल है जिसमें यह है कि वेल स्टेबलाइज्ड लेजर जो होती है उसका कोहेरेंट टाइम हमारे पास कितना होता है, उसका जो कोहेरेंट टाइम है वो हमारे पास होता है 10⁻⁻⁴ सेकंड, जिसे इससे डिनोट करते हैं। ये है स्टेबलाइज्ड लेजर, कोहेरेंट टाइम इसका 10⁻⁴ होता है। फिर इसकी कोहेरेंट लेंथ जो है ना, अब ये देखें, अब ये आपको समझ आएगी, कोहेरेंट लेंथ इसकी 30 किलोमीटर है।
कोहेरेंट लेंथ इसकी कितनी है 30 किलोमीटर है। और जो हमारे पास फिल्टर्ड थर्मल लाइट होती है उसका कोहेरेंट टाइम जो होता है वो हमारे पास होता है 10⁻⁸ सेकंड। लेकिन इसका जो देखें अब ये कम है, बहुत कम है इसका कोहेरेंट टाइम, मतलब कि जितनी जो आपकी वेव है वो कोहेरेंट नहीं रहती, उसका टाइम ही थोड़ा है। जब उसका कोहेरेंट टाइम थोड़ा हो जाएगा तो डेफिनेटली उसकी कोहेरेंट लेंथ भी कम हो जाएगी, तो इसकी कोहेरेंट लेंथ रह जाती है 3 मीटर। अब 3 मीटर में और 30 किलोमीटर में कितना डिफरेंस है वो आपको पता है, ठीक है। तो कोहेरेंट टाइम जब डिक्रीज होगा कोहेरेंट लेंथ डिक्रीज होगी। ये देखें ये कम है, ये भी कम हो गई। कोहेरेंट टाइम थोड़ा ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, थोड़ा भी नहीं बहुत ज्यादा है, तो जब ये ज्यादा है तो ये कोहेरेंट लेंथ भी ज्यादा होगी, ठीक है। दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड टुडे द टेम्पोरल कोहेरेंस। आज ये सारा टेम्पोरल कोहेरेंस के रिलेटेड है। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्पेशल कोहेरेंस भी करवाऊंगा। तो आज हमने पढ़ा है क्या, आज हमने पढ़ा है टेम्पोरल कोहेरेंस। और एक और बड़ी मजे की बात है कि मैं शायद मुझे स्टार्ट में बताना चाहिए थी, वो ये है कि फर्ज करें, या आपने नोट डाउन कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लें, ये इजी डेरिवेशन है आपकी, ठीक है। अच्छा अब मिसाल के तौर पे टेम्पोरल कोहेरेंस में क्या होता है, जैसे आप माइकलसन इंटरफेरोमीटर पढ़ेंगे ना तो वहां पे भी आप देखेंगे कि जो एक वेव होती है उसी का ही एक दूसरा हिस्सा या उसी का एक पार्ट या उसी वेव का ऑफ किया हुआ हिस्सा आपको पता है कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर में एक यहाँ पे जाती वेव, फिर वो ट्रांसमिट हो जाती है, एक रिफ्लेक्ट हो जाती है, फिर वो कम बैक करती है। तो ये यहाँ पे कुछ ना डिफरेंस आता है, वेव होती उसी की वेव है तो टाइम लैग कर जाता है, थोड़ा टाइम डिफरेंस आ जाता है, उस वजह से वहां पे कोहेरेंस होती है, इंटरफेरेंस होती है। लेकिन सिंगल सोर्स ऑफ लाइट हम यूज करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। तो हमें पता है पूरी दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में कोई ऐसी लाइट है ही नहीं है जो हाईली मोनोक्रोमेटिक 100% मोनो, हर किसी लाइट में 100% मोनोक्रोमेटिक कोई लाइट नहीं होती, ठीक है। एक रेंज होती है स्पेसिफिक, उसके बाद वो कोहेरेंट में इनकोहेरेंट हो जाते हैं। अच्छा मैं बात बताने जा रहा था कि जो हमारे पास क्या होती है टेम्पोरल कोहेरेंस होती है, उसमें जो हमारे पास पॉइंट्स होते हैं, उसमें जो हमारे पास कोई 2 पॉइंट अगर मैं फर्ज करता हूं, ये देखें ये है, ठीक है। अब यहां पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूं यहां पे, ठीक है। यहां पे एक मेरे पास पॉइंट ए है और यहां पे एक मेरे पास पॉइंट बी है। ये डायग्राम ऐसे लेकिन समझे कि ये सेम है, ठीक है। पॉइंट ए पॉइंट बी। टेम्पोरल कोहेरेंस में क्या होता है, आपकी जो वेव है, ठीक है, उसकी प्रोपगेशन है जो वो अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, या कह ले कि वो जो पॉइंट्स हैं बिल्कुल उनके सेम जाती है। लेकिन एज कंपेयर टू यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में वो जो आपकी वेव होती है उसके सामने ऐसे वो लगा होता है, स्क्रीन लगी होती है और आपके वेव फ्रंट्स ऐसे जा रहे होते हैं, ठीक है। तो वो जो है स्पेशल कोहेरेंस होती है, ट्रांसफर होती है। लेकिन यहाँ पे जो होता है आपके जो किसी भी पॉइंट पे जाएंगे ना तो आपका जो फेज है वो सेम रहेगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर φ1 है, यहाँ पे φ2 है, तो जो मेरे पास टाइम t में φ2 और -φ1 है, फिर थोड़ा सा टाइम गुजरा है, लेकिन टाइम गुजरने के बाद भी जो आपका फेज है वो सेम है। तो मैं कहता हूँ φ2 डैश -φ1 डैश। तो फिर क्या होता है कि φ2 -φ1 इज इक्वल टू φ2 डैश -φ1 डैश। तो इससे क्या पता चलता है कि जो आपकी कोहेरेंस टेम्पोरल कोहेरेंस है, ये एक तो ये है कि ये जो है ना पैरेलल होती है, और दूसरी जो स्पेशियल है वो परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। वो पैरेलल नहीं होती, ये पैरेलल होती है। किसी भी पॉइंट पे जाएंगे टेम्पोरल कोहेरेंस में तो आपके पॉइंट्स, ये जो फेज होता है वो सेम रहता है। और ये जो कोहेरेंस होती है उसका तो फार्मूला ही है, शुरू से कह लें उसकी बेस ही है कि क्रस्ट पे क्रस्ट आना चाहिए, क्रस्ट पे क्रस्ट, ट्रफ पे ट्रफ, ठीक है। तो वो जब तक सेम नहीं होगी हम उसको कोहेरेंस नहीं कह सकते। और जब कोहेरेंस आ जाती है तो जैसे देखें लेजर होती है हमारे पास, तो लेजर की दूर तक कैसे जाती है, वो यूनिडायरेक्शनल भी होती है। उसकी जो वेव होती हैं वो सारी की सारी यूनिडायरेक्शनल, एक डायरेक्शन में होती है। मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है, उसमें सिर्फ हम वेवलेंथ को देखते हैं, इन रिस्पेक्ट ऑफ वेवलेंथ देखते हैं, ठीक है।
कि उसकी वेवलेंथ सेम होनी चाहिए। लेकिन जो ऑर्डिनरी लाइट होती है उसमें वो तो डाइवर्जेंट होती है, पॉलीक्रोमैटिक होती है, उसमें तो कोई सीन पार्ट ही नहीं होता ऐसा जिसमें कोहेरेंस हो, नहीं। वो तो जैसे आपका लाइट बल्ब होता है उसकी तो 360 आपकी लाइट जो है वो मूव करती है या स्प्रेड होती है, उसमें कोहेरेंस हो ही नहीं सकती। माइक चल रहा है, अच्छा, उसकी कोहेरेंस का होती नहीं है क्योंकि वो टाइम जो है वो गुजरता जाता है और टाइम गुजरने के साथ साथ जो आपकी लाइट है फैलती जाती है, उसमें मोनोक्रोमेटिसिटी नहीं होती, तो इस वजह से वो कोहेरेंट नहीं होती, उसको कोहेरेंट नहीं कहते। और वो डाइवर्जेंट होती, वो कोई इधर को जा रही, कोई इधर को जा रही है, कोई इधर को। लेकिन लेजर की ये प्रॉपर्टी है बड़ी खूबसूरत और बड़ी शानदार प्रॉपर्टी है कि यूनिडायरेक्शन होती, सेम फेज होता है, सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी, और जब तक सेम वेवलेंथ, सेम फेज, सेम फ्रीक्वेंसी रहती है तब तक आपकी लाइट कोहेरेंट रहती। इसी वजह से आपकी जो लेजर है इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी लाइट, बहुत ज्यादा। क्यों? ये कोहेरेंट होती है, फोकस करती है एक चीज पे, ठीक है। तो होप सो यू अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक कोहेरेंस। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम स्पेशल कोहेरेंस करेंगे और उसके बाद माइकलसन इंटरफेरोमीटर एंड देन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड सो मेनी थिंग्स। तो कोई क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।